अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। वफ़ का मैटर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाने के बाद तुषार मेहता साहब ने एक एफिडेविट दिया था कि 3 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन 3 बिंदुओं पर आपका क्या कहना है। 3 बिंदु कौन से थे? पहला था पावर टू डी नोटिफाई द वक्फ प्रॉपर्टी। जो वक्फ बाय यूजर है यानी जिसके कागज नहीं है, सरकार चाहे इंक्वायरी के बाद उसको डी नोटिफाई कर सकती है। दूसरा था काउंसिल, वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर कितने होंगे। और तीसरा था अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन पड़ती है तो डीएम अपनी इंक्वायरी करने के बाद उस प्रॉपर्टी का वक्फ का स्टेटस खत्म कर सकता है। ये 3 बिंदु मेन थे और इस पर सब खुश होने लगे थे जब सरकार ने एफिडेविट दिया था कि भैया जब तक ये मैटर पे कोई फाइनल इंटरिम ऑर्डर नहीं जा जाता है हम इन तीनों चीजों को नहीं छेड़ेंगे। आपके भाई ने 3 वीडियो बनाए थे, तीनों में दिखाया था कि लॉलीपॉप बना हुआ है, कि ये लॉलीपॉप दिया गया है। धरातल पर एंड पर कोई भी चीज यहां पर कामयाब होने नहीं जा रही है, या अगर जाएगी तो बहुत थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो कल साहब इसकी डेट थी, जस्टिस मसई, जस्टिस गवई साहब, चीफ जस्टिस साहब बैठे थे, सब रोला लगा हुआ था। सिंघवी साहब भी थे, सुफियान साहब भी थे, आपके सिब्बल साहब भी थे। तो पहले सिब्बल साहब को बात करने का मौका दिया गया। इससे पहले सिब्बल साहब बात करते तुषार मेहता साहब ने लॉर्डशिप से बोला कि इन्हीं 3 मुद्दों पर आर्गुमेंट होना चाहिए कि इंटरिम मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी स्टे। अभी तक स्टे नहीं मिला है, वो मौखिक सिर्फ एक आदेश था कि स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा। 3 मुद्दे कौन से? एक पावर टू डी नोटिफाई वक्फ बाय यूजर, दूसरा काउंसिल और बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स कितने होंगे, और तीसरा पावर ऑफ डीएम कि अगर कोई कंप्लेन आती है तो इंक्वायरी के बाद आप अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आप उसका वक्फ का टाइटल छीन सकते हैं जब तक कि मैटर लिटिगेशन में रहे। तो तुषार मेहता साहब ने यह सजेस्ट किया तो सिब्बल साहब ने कहा नहीं, 54-58 में ये मैटर आर्गुमेंट नहीं होगा, पूरा आर्गुमेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती ये कर गए सिब्बल साहब, मुझे सही बता रहा हूं मेरे साथियों और मुसलमान भाइयों, ध्यान से सुनना। जितना मैंने 25 साल में सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी है और कुछ वकील जिन पर तुम बहुत यकीन करते हो, तुम्हारा जाकर वहां आर्ग्यू करते हुए देखा है, हमेशा इन्होंने आखिर में तुम्हारा नुकसान करवाया है और तुम्हारी वाहवाही भी ली है। यही मुझे ये लग रहा है जब मैं सुप्रीम कोर्ट को समझता हूं तो क्या सिब्बल साहब और सिंघवी साहब नहीं समझते होंगे? ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? सब ये नूरा कुश्ती खेली जा रही है और तुम्हारे मुंह में मुसलमान भाइयों लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो सिब्बल साहब ने कहा नहीं, पूरे पे आर्गुमेंट होगा। तो कोर्ट ने कहा चलिए भैया पूरे पे आर्गुमेंट कर लीजिए। तो इन्होंने ये बोलना शुरू किया कि वक्फ की जो ये अमेंडमेंट आया है ये सिर्फ वक्फ की संपत्ति को हजम करने के लिए है, किसी के भले करने के लिए नहीं है। ठीक है भाई, शुक्र। कैसे बताइए साहब? बस है। अरे भाई कैसे बताइए? बस है। अबे ऐसे आर्गुमेंट होते हैं क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो चीज भी पार्लियामेंट से पास होकर आएगी, प्रथम दृष्टिया प्रेमा फसाए हम उसको मानेंगे, वो संवैधानिक है, वो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां से पास होके आया है। अब अगर आपको कोई आपत्ति है तो कोई ठोस सबूत लेके आइए, कोई ऐसी चीज लेके आइए जिसको देख के लगे कि हां यहां पर संविधान के मूल भाव, मूल स्वरूप और रूप को बदला गया है, तार तार किया गया है, तब तो हम उस पर सुने। आप कह रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी को हजम करने के लिए, बता नहीं रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि हजम की वक्फ की प्रॉपर्टीज किस तरीके से हजम करी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन की बात पे भी ये फंसने जा रहे हैं। साहब कोर्ट ने पूछा ये बताइए कि वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना अनिवार्य था? जी हां साहब, अनिवार्य था। कब से अनिवार्य था? 1954 से अनिवार्य था। हो सकता है 1925 से भी हो, ये सिब्बल साहब बोले हैं। यहां पर थोड़ा भ्रम है, थोड़ा कंफ्यूजन है। 1954 से था ना, तो ये सारी प्रॉपर्टीज 2013 में आके क्यों रजिस्टर हुई? जितनी भी ये वक्फ बाय यूजर हैं, 2013 में आके 100% से ज्यादा उछाल कैसे आ गया आपके वक्फ की प्रॉपर्टीज में? इसका भी कोई जवाब नहीं है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस पर बहस होगी कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करना अगर अनिवार्य था तो वो रजिस्टर क्यों नहीं की गई, और ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर रजिस्टर नहीं की जाएंगी तो उसके क्या मायने होंगे। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस होगी आने वाले वक्त में कि जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर नहीं करी गई, पहले तो क्यों नहीं करी गई, और अगर क्यों नहीं करी गई तो अगर नहीं करी गई तो उसका फाइनल, उसका खामियाजा उस प्रॉपर्टी को कैसे भुगतना पड़ेगा या नहीं भुगतना पड़ेगा।
दूसरी बात आई साहब कि ये एक प्रोविजन है कि गवर्नमेंट चाहे कि किसी भी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन एक्ट में, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में डाल सकता है, एएसआई के अधीन ले जा सकता है। इसमें कोर्ट ने पूछा भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? कि साहब बहुत प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। कोर्ट ने कहा ना, आप ये बताइए कि अगर कोई प्रॉपर्टी एएसआई के अधीन आती है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के अधीन आती है, तो क्या वहां पर अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज बंद हो जाएगी? तो कोर्ट ने कहा हम कितने मंदिर गए हैं, हम खजुराहो गए हैं, ये सारी एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के अधीन आती हैं, एएसआई के अधीन आती हैं, हमने तो वहां पर लोगों को पूजा करते हुए देखा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एएसआई के अधीन अगर कोई चीज आ गई है तो उसका रूप स्वरूप बदल जाएगा और उसकी आस्था में, आप जिसकी भी वहां आस्था थी उसको वहां जाके पूजा पद्धति नहीं करने दी जाएगी? तो इसका जवाब भी सिब्बल साहब के पास कोई नहीं था। और बल्कि ये बात सामने आई कि जब एक मैटर, एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधीन चला जाता है, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आ जाता है, तो उसके बाद तो बड़ी अच्छी बात है कि उसकी मेंटेनेंस भी सरकार, टैक्स पेयर, एक्सचेकर के पास चली जाती है। जैसे संभल की जामा मस्जिद, और संभल की जामा मस्जिद का भी मैं एग्जांपल दिया कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधीन आती है, पर वहां क्या आपकी नमाज रोकी गई है? बल्कि और अच्छा है, वहां की रंगाई पुताई अब सरकार करा रही है, जो इससे पहले मस्जिद की जिम्मेदारी थी। तो अगर कोई प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट में जाकर वक्फ के बाहर आ रही है, लेकिन उसका रूप स्वरूप नहीं बदल रहा है, चाहे वो कोई भी जगह हो, तो उसका मेंटेनेंस भी सरकार के पास है, तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसका भी कोई जवाब नहीं था। फिर कहने लगे साहब इन चीजों पर, अब वापस उन तीनों पर आ गए, इन चीजों पर स्टे लगा दीजिए। अरे कोर्ट ने कहा भैया तुम यार तय कर लो कि तुम्हें तीन चीजें डिस्कस करनी है या सारा डिस्कस करना है। शुरू में तुषार मेहता साहब ने बोला था कि तीन चीजें डिस्कस करो, तो तुमने कहा नहीं हम पूरा 1 रुपया डिस्कस करेंगे। अब 1 रुपया डिस्कस करने के बाद तुम फिर उस चवन्नी अठन्नी पर स्टे मांग रहे हो, 10 पैसे पर, 5 पैसे पर। सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्पष्ट बोला है कि जाओ और ऐसा आर्गुमेंट तैयार करके लाओ कि ये लगे प्रथम दृष्टिया कि इस एक्ट के चलते धारा, ये कुछ धाराएं रटी हुई ना, 25, 29, 30, इसका उल्लंघन हो रहा है, संविधान के मूल रूप स्वरूप का उल्लंघन हो रहा है, उसके बाद कोई इंटरिम रिलीफ दिया जा सकता है। और दबाव आप पर भी बहुत है, दबाव हम पर भी और है, तो वक्फ को लेकर जल्दीबाजी ना करिए। तो इस मैटर को लेकर फिर अगेन एक तरह से हम इंटरिम को लेकर इसको फाइनल आर्गुमेंट मान सकते हैं, कोई भी रिलीफ नहीं मिला। जितना साथियों फैक्ट बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट को सोच के चल रहा था कि दूसरी या तीसरी बहस में कॉस्मेटिक दिखाने के लिए ये सिब्बल साहब को कुछ रिलीफ दे देंगे, लोगों को खुश करने के लिए या फिलहाल सेटिस्फाई करने के लिए। यार यकीन जानो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है फिलहाल कि वो तक देने को तैयार नहीं है। और मुसलमान भाइयों, आपसे मैंने क्या बात बोली थी कि अगर आप कह रहे थे कि इन तीनों बिंदुओं पर सरकार ने एफिडेविट दे दिया है, अब इन तीनों बिंदुओं पर तो कोई भी काम नहीं होगा, यही आप लोग बोल रहे थे ना। मैं क्या बोल रहा था कि वो एफिडेविट दिया गया था अगली डेट तक, कि जब तक अगली डेट पर कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता तो सरकार ये एफिडेविट दे रही है कि इन 3 बिंदुओं पर हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक, और ये भी मैंने आप लोगों को बोला था क्योंकि अब अगली डेट में इंटरिम रिलीफ नहीं मिला, तो ये जो एक मौखिक रिलीफ मिला था, जो एफिडेविट दिया गया था, इसका क्या होगा? वो अभी तक मजधार में पड़ा हुआ है कि उसको कोई डिस्कस करने वाला ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश में वक्फ की नाम पर जो जमीनों पर कब्जा किए थे, वहां बुलडोजर चलने शुरू हो गए हैं। यही बात आपका भाई मुसलमानों आपसे कह रहा था कि ये कोई रिलीफ नहीं है, ये लॉलीपॉप दिया गया है। और आप लोग इनबॉक्स आके मुझे कह रहे थे देख स्टे हो गया, पूरा मीडिया आप लोगों को बता रहा था स्टे हो गया। अगर याद करिए ईमान से, स्टे 3 प्रोविजंस पे स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे। आपका भाई कह रहा था वो स्टे नहीं है, वो सिर्फ एक मौखिक रिक्वेस्ट करी गई है और सरकार ने एक एफिडेविट दे दिया है। इंटरिम रिलीफ या स्टे बिल्कुल अलग चीज है। आखिर में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो फाइनली चौथी बहस में स्टे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की किसी भी धारा के किसी भी बिंदु के खिलाफ नहीं मिला है। मुझे लग रहा था शायद 1-2 चीजों के खिलाफ मिल जाए कॉस्मेटिक, लेकिन वो भी नहीं मिला है और उत्तर प्रदेश में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। अब बताओ मुसलमानों, तुम सिब्बल पे ज्यादा यकीन करोगे या रिजवान अहमद पे ज्यादा यकीन करोगे?
जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।